कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म का पढ़ा। फिर जो है चैटर एक्ट 1832 से स्टार्ट हुआ। हमने जो है अंग्रेजों के समय में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, मैकाले ने सबसे पहले क्या दिया, ये सब पढ़ा मैं। फिर आपने कल एक होमवर्क भी दिया था, क्या निस्पंदन होमवर्क का दिया था? सिद्धांत। क्या निस्पंदन है का निस्यंदन? सिद्धांत, इसे इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी बोलते हैं। इसमें था क्या ना मैम कि जो ये आया था 1835 में। इसमें क्या था ना मैम कि जो ऊंचे और मध्यम वर्ग के जो छोटे छोटे बच्चे थे, इन लोग को जो है एजुकेशन करना है। ये जो है शरीर से भारतीय रहेंगे और मन और बुद्धि से जो है एक अंग्रेज की तरह रहेंगे, यही इसमें बहुत बताया गया बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया निस्यंदन का सिद्धांत सभी को। यस। हम्म अब हम उसके आगे, कल जो हमने पढ़ा था, लास्ट हमने छोड़ा था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया 1992 में, इसको हमको पढ़ना है आज। क्या था ये पढ़ने में आ रहा है? जूम तो नहीं करना है इसको? नो मैम। नहीं, सही है मैम। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। दरअसल इसको बनाने के पीछे का कंसेप्ट क्या था? यही था कि यहाँ पे जो भी चीज चल रही है हायर एजुकेशन में, वो किसके नॉलेज में होना चाहिए? गवर्नमेंट के नॉलेज में होना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ब्रिटेन की, क्योंकि शासन किसका चल रहा है? ब्रिटेन का चल रहा है, इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये सारी चीजें जब एक कमीशन रहेगा, वो पूरा इसकी देखरेख करेगा, तो गवर्नमेंट के नॉलेज में चीजें रहेंगी। अभी तो क्या है, अपने हिसाब से ये चला रहे हैं मन मर्जी से, कहीं ये बेईमान तो नहीं हो गए, इंडिया वालों से तो नहीं मिल गए, बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसलिए ये लाया गया था। और ईयर इसका ध्यान रखिएगा 1992 में। उस समय के गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। और इसके लिए क्या बनाया गया? इसकी रिकमेंडेशंस को अप्लाई करने के लिए एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1994 में पारित किया गया। किसी भी कोई भी नई चीज लेके आते हैं या लोगों को हम कह रहे हैं कि ऐसा नया काम शुरू करना है, तो उसको लागू करने के लिए, बनाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? जो बहुमत में लोग हैं, जैसे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हम देखते ही हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होता है, हमको पता है सबको कि बिल पास कराए जाते हैं कि लोग सहमत है कि नहीं, जो काम किया जाना है उसके पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं, वोट डालकर सहमति से असहमति से उसको लाया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है, एक्सेप्ट और डिनाई। तो यहाँ पे इसको लाया गया। अब चूंकि उन्हीं के मतलब की चीज थी, यहाँ पे लादना था उसको, तो ये तो एक्सेप्ट होना ही था। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेशन करना। अब इसके और दूसरे काम क्या थे, या इसकी जो मेन पॉइंट्स क्या है? गुरुदास बनर्जी, जैसे हमने पढ़ा था कि आ, आयोग के सदस्य 6 भारतीय सदस्य थे, उसमें से एक गुरुदास बनर्जी थे। तो उन्होंने और भारतीय जनता ने इसका क्या किया था? इस अधिनियम का विरोध किया था कि भाई हमारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तुम्हें क्यों पता होना चाहिए। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं हुआ इस विरोध का। उच्च शिक्षा से संबंधित, शिक्षा व्यवस्था के संबंध में रिकमेंडेशन देने के लिए इसको बनाया गया। हायर एजुकेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन ये देगा ये कमीशन। और यूनिवर्सिटी क्या करेगी? सिर्फ मान्यता प्रदान करने और परीक्षा आयोजित करने का काम ना करे, यहाँ पे ना भी आएगा, ना करे, बल्कि क्या करे? शिक्षण की व्यवस्था करे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिग्रियां बांटते जा रहे, कोई भी आया एडमिशन लिया। आजकल होता है ना कि आता है या नहीं आता है आपको कुछ, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हम देखते हैं चल रहे हैं,
बस आपने वो फॉर्म फिल किया और आपके पास तुरंत सर्टिफिकेट आ गया। आपने थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, आपको आते हैं या नहीं आते हैं, आपने दूसरे फोन से गूगल से देख के और आंसर बता दिए, टिक कर दिए, और आपके पास 1 मिनट के अंदर सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ऐसे ही उस समय पे भी कि सिर्फ आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी व्यक्ति का नॉलेज है या नहीं है, लेकिन हमने उसको डिग्री प्रदान कर दी, तो ये वाली चीज ना रहे। वास्तविक रूप में उसको नॉलेज हो, उसकी परीक्षाएं ली जाए, उसका असेसमेंट किया जाए, तब उसको क्या करें, उसको अवेलेबल घोषित करें कि हाँ ये योग्य है, क्वालिफाइड उसको करें। और इसके लिए क्या करें, क्वालिफाइड टीचर एम्प्लॉय में एज ए एम्प्लॉय रखें, उनकी नियुक्ति करें। और एग्जाम का जो पैटर्न है, सिस्टम है, उसमें सुधार लाया जाए। शिक्षकों की संख्या 50 बच्चों पे एक टीचर हो, 60 बच्चों पे एक टीचर हो, कितने पे होना चाहिए एक टीचर, उसको डिसाइड करें। और रिसर्च पे फोकस करें, रिसर्च पे ध्यान दें कि नए नए इनोवेशन करे जाएं। ये इसका मेन पॉइंट्स थे इसके। अब उसके बाद आता है सैडलर आयोग, या इसी को बोलते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सैडलर आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये है मिस्टर सैडलर, इनके नाम पे लाया गया, क्योंकि ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जो भी अध्यक्ष होते थे इन कमिटीज में या फिर कमीशंस में, उन्हीं के नाम पे इन कमीशंस का नाम भी होता था, प्लस उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था या बेस में जो होता था उसके नाम पे भी होता था। तो कई बार एक ही कमीशन के दो दो नाम भी मिल सकते हैं, और उन्हीं दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम क्या था, M.E. सैडलर। ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1994 पारित जो हुआ था, उसकी कमियों पर विचार करने के लिए, जो कमियां रह गई थी उन पे बात करने के लिए इसको लाया गया। इसने 17 मंथ्स में अपनी रिपोर्ट क्या कर दी, प्रस्तुत कर दी, दे दी। और इस आयोग ने सुझाव दिया कि हायर एजुकेशन में अगर हमको कोई सुधार करना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन में सुधार करना पड़ेगा। इस आयोग ने यह भी बताया कि माध्यमिक और यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन, और हायर एजुकेशन की विभाजन रेखा के रूप में 12वीं की विश्वविद्यालय ने, इसका मतलब ये है कि 12th का एक लाइन खींचा जाए, विश्वविद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाए, तथा कक्षा 11 को माध्यमिक, दोनों के लिए उन्होंने क्लास डिफाइन कर दी कि 12 के बाद तो दिया जाए, 12वीं को विश्वविद्यालय शिक्षा में सम्मिलित किया जाए, 12th को क्या करे, कॉलेज में, कॉलेज की एजुकेशन में ले आए 12th को, और 11th को रखें सेकेंडरी एजुकेशन में। अभी तो हमारे यहाँ बहुत अलग सिस्टम है, 12th तक तो स्कूल ही चलता है, लेकिन उन्होंने कहा 12th को रखो कॉलेज में। उस समय बोलते थे इंटरमीडिएट, 12th के पहले 11th को इंटरमीडिएट, सुना है किसी ने, इंटरमीडिएट कहते थे। जी मैम। हाँ, तो वो यही है। अभी भी इंटरमीडिएट तो 12 को बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट बोलते हैं अभी भी, यूपी में बोल अलग अलग बोलते हैं। नहीं बोलते हैं मैम, बोलते हैं। मैट्रिक 10वीं को बोलते हैं, इंटरमीडिएट 12वीं को। अच्छा, हाँ, तो पहले मैट्रिक, हाँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट, हाँ सही बोल रहे हैं आप, ऐसा सिस्टम। तो ये यहाँ इस समय इन्होंने कहा था कि 12th को रखो कॉलेज में। महिला शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी इसमें क्या कहा कि बल दिया, इन पे भी ध्यान दिया जाए। और साथ में मैट्रिक परीक्षा के बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के हकदार होंगे, ये इन्होंने कंपल्सन लगा दिए। इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज में 2 अलग अलग क्या ब्रांचेस बना दी, पात्र छात्रों के लिए ऑनर्स डिग्री और सामान्य छात्रों के लिए पास कोर्स, 2 इन्होंने ये
क्लासिफिकेशन भी करती है कि 2 तरह से इनके ग्रुप बना दो, ऐसे इनको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें सैडलर आयोग की थी। सैडलर आयोग ने और भी ज्यादा एडवांस तरीके से काम किया, इसलिए, और ये थोड़ा सा और भी ज्यादा बात का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। फिर आता है अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। यहाँ नाम से समझ में आ रहा है, जैसे आपने सुना होगा इंटर कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट, ये डैश डैश। इंटर का मतलब ये होता है कि एक के साथ दूसरे का, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये बोर्ड आया। हम कई कंपटीशन भी कराते हैं ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन की, बहुत सारे गेम्स, इंटर गेम्स कंपटीशन होता है कि अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एक जगह आते हैं कहीं पर, जो उस समय आयोजक होता है, वहां जाके सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर कोई उनमें से एक क्या होता है, विनर होता है। तो इन सब के मैनेजमेंट के लिए ये लाया गया। इसकी स्थापना शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में सूचना एवं सहयोग को साझा करते हुए विश्वविद्यालय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, इसकी डेट याद रख लीजिए, बाकी तो समझ में तो आ ही गया है। 23 मार्च 1925 को कहाँ पे की गई, बम्बई। उस समय बम्बई था, आज का बॉम्बे है, और बीच में इसको कोई कोई मुंबई भी कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट विश्वविद्यालय हो गया। अब इसके एक दो चीजें और क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सभी विद्यालयों को एक साथ लाना, छात्रों के साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो बेनिफिट्स हैं, हित हैं, उनको, उनके लिए एक समन्वयक निकाय के रूप माध्यम से भारत में एक साझा मंच के रूप में। वही बात है, घुमा फिरा के बोल दिए, लेकिन लिखी इसलिए है ये क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वर्ड एग्जाम में आते हैं, सरल शब्दों में एग्जाम में कुछ नहीं आता। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा, मतलब पेपर दोनों लैंग्वेज में, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पढ़ने के बाद ही सॉल्व कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी में समझ में नहीं आता, कई बार इंग्लिश में समझ नहीं आता, तो दोनों को मिला के फिर फाइनली क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इसके बाद आती है हार्टोग समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये। क्या था इसमें, और गठन किसके नाम पे हुआ था, 1929 में सर फिलिप जोसेफ हार्टोग की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। सभी शिक्षण संस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद सितंबर 1929 में इस समिति ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उन सब का सर्वेक्षण, मतलब सर्वे, सर्वे किया इन्होंने, कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या बुराई है, सारी चीजें देखी इन्होंने, कमियां क्या क्या है कहाँ पर, उनके बारे में फिर इसने सारी रिपोर्ट अपनी दे दी। जन शिक्षा पर सबसे अधिक बल इन्होंने दिया। अभी तक किसी ने जन शिक्षा की बात नहीं की थी, हमने एक जगह पढ़ा था एक स्लाइड में कि जन शिक्षा की कोई बात नहीं की गई थी, जन शिक्षा के बारे में। मुस्लिम कालीन एजुकेशन में भी ऐसा ही था कि जन शिक्षा के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई थी, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया। तो ऐसे एक एक पॉइंट के साथ, एक एक, हर पॉइंट के साथ नाम लगा लो, टेबल बना लो इसकी। जन शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया हार्टोग समिति, डैश करके। हार्टोग समिति 1990 1929 डैश करके। हार्टोग समिति अध्यक्ष डैश करके फिलिप जोसेफ। ऐसे टेबल बना लो, कम शब्दों में एक एक दो दो शब्दों की टेबल बना लो, याद रखने में आसान होगा, रिवीजन, फाइनल रिवीजन करने में आसानी होगी। क्योंकि जब अगर इतना कुछ पढ़ोगे फाइनल एग्जाम में तो वो दिमाग के अंदर जाना ही बंद हो जाएगा एकदम फाइनल टाइम पे। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा, और उच्च शिक्षा में
जो एनरोलमेंट है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और हायर एजुकेशन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एफिलेटेड कॉलेज में क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, संख्या में उनकी मतलब एफिलेटेड कॉलेज की संख्या भी, नंबर ऑफ एफिलेटेड कॉलेज भी बढ़ाए जाए। ऑनर्स कोर्स कॉलेज के बजाय विश्वविद्यालयों में कराए जाने का सुझाव इस समिति ने दिया। ऑनर्स कोर्स मतलब डिग्रीज, कॉलेज की बजाय कहाँ पे, कौन सी डिग्री, पीएचडी जैसी डिग्री कॉलेज में ना करा के यूनिवर्सिटी में कराई जाए, या और भी कोई जो ऑनर्स कोर्स होते हैं, हायर स्पेसिफिक कोर्सेज वाले। इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन पर भी इस समिति द्वारा ध्यान दिया गया और उसको बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। वोकेशनल एजुकेशन तो कहीं ना कहीं पहले से चल रही थी, तो जब हमको निकालना होता है, निचोड़ निकालना होता है किसी भी नोट्स का या जो मैटर है उसमें से, तो ऐसा करना है हमको कि जो कॉमन चीज है जो हम पहले से भी देखते आ रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं हम एक बार, उसको हम ऐसा लिख लें कि ये तो सभी ने कही है, छोड़ना उसको भी नहीं है, लेकिन ऐसे लिख लें कि ये बात तो सबने कही है, और जो एक अलग कुछ दिख रहा है जो इसी में है और किसी में नहीं है, उसको जरूर नोट करके कर लें कि इस वाली कमेटी ने ये काम किया है अलग से। जैसे जन शिक्षा पे बल दिया इसने, एनरोलमेंट बढ़ाने की बात की, और एफिलेटेड कॉलेज बढ़ाने की बात इस आयोग ने की। इसके बाद आता है, और क्या कहा है इसने, समिति देश में साक्षरता की अल्पवृद्धि से संतुष्ट नहीं थी। मतलब जो एजुकेशन पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो धीरे बढ़ रही थी, बहुत तेज नहीं थी, उसमें जो ग्रोथ थी उसकी वो बहुत स्लो थी, कम थी, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं था इस कमेटी को इस बात से। और प्राइमरी लेवल पर अपव्यय और ठहराव की समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में बालक द्वारा बीच में पढ़ाई, यानी जो ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम होता है, कई बच्चे एडमिशन तो ले लिया, नामांकन हो गया उनका, लेकिन क्या हो रहा है, बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे अपव्यय से क्या मतलब है इनका, जिस बच्चे का, मैं आज के उससे बता दे रही हूँ, व्यवस्थाएं पहले से ही है वो, लेकिन हम उसको समझने के लिए आज से रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है, हम ही पढ़ रहे हैं, अभी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, हमने एनरोल कराया अपना, हम फीस भी, हम तो फीस लेके कर रहे हैं अगर प्राइवेट है तो, लेकिन गवर्नमेंट में अगर ले रहे हैं हम एडमिशन तो गवर्नमेंट में उतनी फीस भी नहीं होती है, और कई बार फ्री में भी, पहले तो फ्री में भी होती थी एजुकेशन, गर्ल्स के लिए भी फ्री में होती है। तो क्या हो रहा है, अब एनरोल हुआ है, लेकिन उस बच्चे का, वो बच्चा तो पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन उस बच्चे के उस स्कूल में आने पर जो जो खर्च हो रहा है, एक एक बच्चे पे कुछ तो साल भर का एक खर्च रहता है, उसकी पढ़ाई, उसकी कॉपी आएगी तो उस कॉपी के बनने में खर्च आएगा, उसके पेपर पे खर्च आएगा, और उसकी यूनिफॉर्म, उसके पढ़ने की किताबें भी दी जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उन सब का खर्चा पूरा, उसका एक साल भर का बजट आया, डिसाइड हुआ, लेकिन वो बच्चा तो बीच में ही छोड़ के चला गया, तो वो खर्च तो कहीं ना कहीं, उसकी ड्रेस आके उसने ली या नहीं ली, या ले ली तो भी वो बच्चा आ तो नहीं रहा है, पढ़ तो नहीं रहा है, वो तो वेस्ट चला गया। इस तरह की जो अमाउंट खर्च हो रहा है उसकी बात हो रही है कि अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है व्यर्थ खर्च करना, है ना, काम में नहीं आया, बिना उपयोग के। जैसे एक हम जाते हैं ना कहीं, एक वो कहावत भी सुनते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, गए तो थे खाना पीना खाने, लेकिन खाया पिया भी नहीं और गिलास तोड़ दिया तो बिल तो बन गया, तो वो जो गिलास का बिल बना वो तो बेकार का ही था, उससे कोई लाभ तो हुआ नहीं हमें। ऐसा है ये अपव्यय का मतलब। अतः प्राथमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष करने की बात की गई इसमें, प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया, 4 वर्ष कर दिया। शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, स्थिति, वेतन, सेवा की स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर भी इसमें क्या कहा, बात की गई है कि इन सारी चीजों को सुधारा जाए, यथा आवश्यकता इनको रखा जाए। बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा टेक्निकल और
व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव इस समिति ने दिया। ये बात हमेशा से हो रही है। टेक्निकल, यहाँ एक टेक्निकल शब्द इन्होंने यूज कर लिया, टेक्निकल की बात किसी ने नहीं की थी। व्यावसायिक शिक्षा तो चल रही है पहले से, गौतम बुद्ध भी दे रहे थे, मुस्लिम में भी एजुकेशन में भी चल रही थी कहीं ना कहीं, आगे भी चली है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला एक नई चीज आ गई है। ये हमारा हो गया इसके पहले हार्टोग समिति। अब हमारा आ गया वुड, एबॉट वुड रिपोर्ट 1937। मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने हेतु दो ब्रिटिश विद्वानों का। अब व्यावसायिक शिक्षा की बात तो लंबे समय से चल रही थी, सब लोग कर रहे थे, लेकिन अब पूरा फोकस उसी पे रखते हुए, उसी को सेंटर में रखते हुए कि इसमें क्या किया जा सकता है, उसके लिए ये कमेटी या ये रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें दो विद्वान आए, कौन कौन थे वो? ए एबोट और एस एच वुड। इसलिए ये बीच में डैश इसीलिए लगा है कि दो लोग थे इसमें। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का दौरा किया इन लोगों ने और इसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की। फिर क्षेत्रीय व्यवसाय को महत्व देने की इसमें बात की गई। जैसे हमने देखा ना कि कोई कोई मूर्ति बनाने वाला है, वो अपने घर में सबको सिखा दिया उसने, वो एक पारंपरिक भी उसका व्यवसाय हो गया। और पूरा, जैसे कोई घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो एक पूरी कॉलोनी हो जाती है ना उनकी, सब एक जैसे लोगों की। तो इसीलिए इसको कहीं ना कहीं क्षेत्रीय व्यवसाय का नाम दे देते हैं। क्षेत्र विशेष की कोई, जैसे क्या होती, माहेश्वरी साड़ी होती है, चंदेरी के बटुए होते हैं, आगरा का पेठा हो गया। ऐसे उनकी ट्रेनिंग की बात कि उनको भाई उसमें ही एक्सपर्ट कर दो और उसको ऐसे साधारण मत लो, लाइटली मत लो, उस पे काम करो। साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के समान ही व्यावसायिक शिक्षा को भी क्या करें, महत्व दें। और इस रिपोर्ट के आधार पे 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट लाई गई थी। सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा हेतु अलग अलग विद्यालयों के खोलने का सुझाव दिया गया। मतलब जो हमारी जनरल एजुकेशन हो उसके लिए अलग स्कूल हो, उसी में ना से, अभी तक कोई ऐसे अलग स्कूल की बात नहीं कर रहे थे व्यावसायिक शिक्षा के लिए। व्यावसायिक मतलब वोकेशनल एजुकेशन, इसके लिए कोई अलग से स्कूल की बात नहीं की थी किसी ने। ये एक एकदम अलग पॉइंट हो गया, डिफरेंट पॉइंट हो गया और सबसे। तो इस पे हम ध्यान दे सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं कि किसने बात की पहली बार वोकेशनल स्कूल अलग से खोलने की, जनरल एजुकेशन से वुड, एबॉट वुड रिपोर्ट ने। छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी ये यथा योग्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लघु उद्योग होते हैं, जैसे कोई अगरबत्तियां बना बना के बेचता है, कोई मोमबत्ती बना के बेचता है, ये सब लघु उद्योग में आ जाते हैं। तो इनको भी क्या करें, मतलब अब यथा योग्य परीक्षण का क्या मतलब है कि भाई वो किसी ऐसी मेथड का यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो और प्रोडक्शन उससे कम हो रहा हो। तो कोई ऐसी सरल उसको टेक्निक सिखा दी जाए, मेथड सिखा दी जाए कि जिससे कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो। इसलिए इन लोगों के ट्रेनिंग की बात की। व्यावसायिक शिक्षा और विभिन्न व्यवसायों के बीच संबंध विकसित करने की बात इसमें की गई और इसके लिए एक व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना की जाने की बात की गई। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? 8+3 अर्थात 8वीं के बाद कक्षा 8वीं के 8वीं के कक्षा के बाद 3 वर्ष का वोकेशनल कोर्स कराया जाए। स्तर 10वीं कक्षा के समकक्ष हो, इसे जूनियर वोकेशनल स्कूल का जाए। मतलब जो उसका डिफिकल्टी लेवल होता है ना, किसी भी क्लास का एक लेवल होता है कि इसमें बच्चे की समझ का लेवल ये है, समझ का स्तर ये है। कई बार बोलते हैं ना, बच्चा दिखने में तो बड़ा हो गया है या उसकी एज हो गई है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो उतनी नहीं होती है। वो 5वीं क्लास का बच्चा है लेकिन उसकी मेंटल एज जो है वो पहली क्लास के बच्चे जितनी है। तो ऐसे ही
इन्होंने यहाँ पे बात की है कि जो 8+3 अर्थात 8वीं कक्षा हो गई, 8वीं कक्षा के बाद उसको 3 साल का 9, 10, 11 समझ लो, 3 साल का वोकेशनल कोर्स करा के और कराएंगे, जिसका लेवल जो है वो 10th की क्लास का रहेगा, 11, 12 की क्लास का नहीं रहेगा, 8th क्लास का नहीं रहेगा, लेवल रहेगा 10th क्लास का। दूसरा, सीनियर वोकेशनल स्कूल में कक्षा 11 के बाद 2 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। इसका स्तर इंटरमीडिएट अर्थात 12 के बराबर होना चाहिए। अब ये लेवल 12th का कर दिया, 2 साल का इधर, 3 साल का इधर। पूरा एजुकेशन वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, वहां भूगोल, इतिहास, गणित पढ़ाने की बात हो रही थी, और यहाँ पे उन्होंने अब दूसरी जो जिस दूसरी अलग अलग टाइप की होती है ना चीजें, व्यवसाय से रिलेटेड जो भी है, किसी को हस्तशिल्प का, हस्त कौशल का, जैसे जूट के सामान बनाए जाते हैं, जूट के बटुए बनाए जाते हैं, कोई जूते, चप्पल, शूज बनाने में एक्सपर्ट है, तो जो जिस में एक्सपर्ट हो उसकी बात यहाँ अलग अलग फील्ड रखे जाएंगे। ये हमारी हो गई वुड अबाउट वुड रिपोर्ट। इसके बाद आती है बुनियादी शिक्षा। समझ में आ रहा है ना सब? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? रिवीजन तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बस चीजें आ रहा है आनी मैम। चाहिए। आ रहा है? जी मैम। ओके। बुनियादी शिक्षा की बात यहाँ पे करेंगे आप। बुनियादी शिक्षा में किसकी कही जाती है? फोटो में दिख रहा है। बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट है महात्मा गांधी का। वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, नई तालीम भी इसको कहते हैं, और बुनियादी शिक्षा तो कहते ही है। महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षा, ये इतने 4 इसके सिनोनिम्स है, 4 नामों से, चारों में से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, आंसर यही रहेगा। 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में 22 और 23 जून को एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया। ये डेट याद रखना है आपको। इस सम्मेलन में जिस बुनियादी शिक्षा के संबंध में बात की गई, उसकी मेन कंसेप्ट, मेन पॉइंट्स ये हैं। एक तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2 चरणों में दी जाए। प्रथम 5 वर्षों में जूनियर स्टेज और शेष 3 वर्षों में सीनियर स्टेज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा। शिक्षा की प्रक्रिया को हस्तकौशल, हस्तशिल्प और उत्पादक कार्य आधारित होना चाहिए, प्रोडक्शन बेस्ड होना चाहिए। फिर बच्चों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री कर स्कूल की मदद की जा सकती है। हमने देखे, हमारे टाइम पे बाल अभी भी लगते हैं, हमारे टाइम पे क्या अभी भी लगते हैं, बाल मेले लगते हैं स्कूल में। बच्चे घर से सामान बना के ले जाते हैं, और वहां मेले में जो जो ले देखने आते हैं, जो जो लोग विजिट करने आते हैं, उनको जो सामान अच्छा लगता है वो खरीद लेते हैं। खाने के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। सबने देखे होंगे बाल मेला तो? जी मैम। जी मैम। देखे? खाने पीने की वस्तु ले जाया जाता है। हाँ, नहीं बनाए भी आजकल, और कॉलेज वाले तो अपने साइंस वो बोलते हैं ना, कुछ साइंस की ऐसे प्रदर्शनी बोलने लगे अभी। साइंस, हाँ साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन बोलने लगे हैं। लेकिन बाल मेले भी लगते हैं, और मतलब अब किस लोकेलिटी में है वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उस पर डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे देते हैं। तो उसमें अपने अपने हुनर को, अपने कौशल को बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, प्रोडक्ट बना के लेके आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, अभी इसी मंथ में, दिसंबर में ही था, स्टार्टिंग में 13-14 को, 12-13-14 को 3 दिन का था, 3 या 4 दिन का। उसमें अलग अलग जगह से सब आए थे, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भी प्रोजेक्ट बनाई थी चीजें। हमारे यहाँ के कुछ बच्चों ने, योग वालों ने तो फ्रेग्रेंस वाली कैंडल हाँ बना के लेके आए थे सेल करने के लिए। कुछ ये ऊनी वस्त्र भी आए थे, कोटी आई थी, तिब्बती चीजें भी आई थी बिकने के लिए। तो ऐसे इस टाइप की चीजें कि बच्चों
जो बेच रहे हैं उससे जो आय हो, पैसा इकट्ठा हो, उससे स्कूल का ही डेवलपमेंट किया जाए। पुस्तकालय बना लो, पुस्तकें रख लो उसमें भर के, जो जो सुविधाएं ना हो वो सब सुविधाएं बढ़ाते चले जाओ। छात्रों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए, और विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर होना चाहिए। रोज वो क्या कर रहा है उसके बेस पे होना चाहिए, आंतरिक, ना कि कोई बाहर वाला कर रहा है। एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना। इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे इंटीग्रेटेड? जैसे हमारा ये, हम आयुष के बारे में पढ़ते हैं। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? हम्म आयुष का फुल फॉर्म क्या है बताइए? एलोपैथिक, योगा, आयुर्वेदिक, वही है ना? हाँ, एलोपैथिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसमें जितनी भी हमारी थेरेपी होती है, मतलब किसी पेशेंट को इस तरीके से हम, ये एलोपैथी नहीं है, ये आयुर्वेदिक के आयुर्वेदिक लिए। आयुर्वेदिक है मैडम, आयुर्वेदिक। हाँ, ये आयुर्वेदिक के लिए है। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी एलोपैथी के सामने खड़े हैं ये। आजकल गवर्नमेंट ने कर दिया है आयुष, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो इवन प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं हर गांव में, उसमें ये कंपलसरी है कि एक डॉक्टर आयुर्वेद का होगा, एक योगा का होगा, एक यूनानी होगा, एक सिद्धा का और एक होम्योपैथी का। इसलिए नाम दिया गया है, कंपलसरी कर दिया है ये। अब ये अलग बात है कि वहां लोग, ऐसी जगह है गांव में कि लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट रूल बना रही है। योगा के अभी वेलफेयर के उसमें चल रहे हैं, वेलनेस, एज ए वेलनेस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहे हैं। योगा सिखाने वाले या योग थेरेपिस्ट यहाँ पे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनकी अभी भर्ती नहीं हुई है, कई जगह पे हो भी गई है। तो ये इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि एलोपैथी हॉस्पिटल काय का है, एलोपैथी का ही है, एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है यहाँ पे। लेकिन इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत रूप से, समन्वित रूप से। इसके साथ साथ ये भी मेडिसिन तो दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया जोड़ों का दर्द है तो ऑर्थोपेडिक ने बोल दिया कि आप जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स का भी अभ्यास कीजिए, आप योगा वाले के पास चले जाओ, थोड़ा सा उनसे योगा भी सीख लो। ये होता है इंटीग्रेटेड, कि एक चीज के साथ में दूसरे चीज को जोड़ के उपचार करने का तरीका। ये तो उपचार में बता दिया, ऐसे एजुकेशन में भी होता है। अभी नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसमें ये चीज लाई गई है। ये बात यहाँ चल रही थी लेकिन अप्लाई वो अभी हुई है कि जो 11th में हम स्ट्रीम चुनते हैं अपना, तो बच्चा अपनी मर्जी से अपने संकाय के अलावा किसी और संकाय के सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है तो वो उन्हीं के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। उसे अपना पूरा संकाय नहीं बदलना है, लेकिन जिसमें किसी और में भी, जैसे वो बायो तो पढ़ रहा है लेकिन उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसको कोई वाद्य यंत्र सीखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो वो अपने इसी संकाय में रह के उस सब्जेक्ट को सीख सकता है, उसको पढ़ सकता है। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? जी मैम। जी मैम। अब हमारी आ गई सार्जेंट शिक्षा योजना। इसमें क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट ये कब आई? 1994 में आई। हाँ, 1944 में आई। यह भारत के युद्ध पश्चात शिक्षा का विकास विषय पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट थी। भारत में युद्ध पश्चात शिक्षा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करना था। युद्ध, कौन से युद्ध की बात हो रही है ये? इस समय कौन सा युद्ध हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भारतीयों को झोंक दिया गया था, क्योंकि शासन था तो घसीट घसीट के ले गए, चलो युद्ध में, बहुत सारों को। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन के विकास की बात ये कर रहे थे।
इसने विश्वविद्यालय अनुदान समिति, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन दी, जिसे 1945 में क्या किया कि कामकाज की देखरेख, 45 में के कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कि कामकाज की देखरेख करने के लिए गठित किया था। यूनिवर्सिटी का ही है, यूनिवर्सिटी के कामकाज की देखरेख करने के लिए किया गया था। 1947 में समिति को सभी तत्कालीन जो भी उस समय यूनिवर्सिटी थी उनकी देखरेख की जिम्मेदारी इसको दी गई। कुल मिला के अब इसका सार क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज जो थी उन सबको ऑब्जर्व करना था, इसको निगरानी करना था। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा जो काम करता है ना, वो काम इस कमिटी को करना था। बस इतना है इसमें। और इसने अपनी रिकमेंडेशंस क्या दी, जब इसने जो ऑब्जर्वेशन किया तो क्या कहा इसने, 3 to 6 ईयर क्या करना है, टू बी स्टार्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन, 3 to 6 ईयर, 3 से 6 वर्ष की प्री प्राइमरी एजुकेशन, व्यवहारिक एवं सामाजिक अनुभव संबंधी अनिवार्य शिक्षा। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, करके सीखने वाली मेथड पे हो, सामाजिक अनुभव पे हो, ऐसी शिक्षा हो। फिर डिवाइडेड प्राइमरी एजुकेशन इनटू 2 सेक्शंस, फर्स्ट जूनियर और जूनियर बेसिक एजुकेशन 6 to 11। यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए क्या हो, जूनियर बेसिक एजुकेशन हो, और ईयर्स एंड सेकेंड सीनियर बेसिक कहाँ से हो, 11 से 14 वर्ष तक के लिए हो। फ्री कंपलसरी एजुकेशन इन द मदर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में दी जाए, कोई शुल्क ना लिया जाए एजुकेशन का। एज क्राइटेरिया यह हो, जैसे बुनियादी शिक्षा में भी हम देख रहे थे ना, बुनियादी शिक्षा में हमने क्या देखा था, यहाँ से कंपेयर कर लो बुनियादी शिक्षा से। एज क्या रखा, इनने क्या बात कही थी, 6 से 14 बोला था इन्होंने। अब इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया कि पहले 6 से 11 रखो, फिर 11 से 14, 2 पार्ट में इन्होंने उसको बांट दिया। माध्यमिक शिक्षा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाए जिन्हें आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। बहुत दूर की सोचते थे कि पैसा क्यों बर्बाद करें, जिनको आगे पढ़ना लिखना ही नहीं है उनको मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन भी मत दो, सिर्फ प्राइमरी बहुत है उनके लिए। अगर हायर एजुकेशन में किसी को जाना है, आगे इच्छा है कि हाँ हम पूरा ही पढ़ेंगे, उसी को केवल फिर मिडिल एजुकेशन दो। और कक्षा 10 और 11 को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाए। 10 और 11 इन्होंने मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में रखी है। 3 वर्ष का डिग्री कोर्स कराया जाए। विल ब्रिंग, अब यहाँ पहली बार बात आई है, ये एक अलग पॉइंट है कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स करने की बात सबसे पहले किसने की, सार्जेंट रिपोर्ट ने। सार्जेंट रिपोर्ट। विल ब्रिंग compete लिटरेसी इन इंडिया इन द कमिंग 40 years। इन्होंने लेके चला है, टारगेट लेके चले कि आने वाले 40 वर्षों में क्या करना है, इंडिया को लिटरेसी इन इंडिया, साक्षर बनाना है। आने वाले 40 वर्षों में पूरी तरह से साक्षर बनाना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905, स्थापना इसकी 10 मार्च को हुई 1905 में। और विविध कार्य इसने अपने काम शुरू कब से किए, 11 मार्च, एक साल एक दिन बाद से। 10 मार्च को गठन हुआ, स्थापना हुई, और 11 मार्च 1906 से इसने काम शुरू किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, भारतीयों के मेन ऑब्जेक्टिव इसका था भारतीयों को भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने हेतु। अब ये आजादी के आसपास की बात है, उधर पहुंच गए हैं कहीं ना कहीं। तो संघर्ष चल रहा था, युद्ध
चल रहा था, तो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। तो अब अंग्रेजों को लगा है कि कुछ ना कुछ तो अपने को मतलब इनके फेवर में भी करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर इन्होंने ये लेके आए कि भारतीयों को भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी देने की बात बीच में इन्होंने पूरा गायब कर दिया था। सिर्फ इंग्लिश शिक्षा दी जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, इंग्लिश मिशनरियां, ईसाई धर्म की शिक्षा, ये सब चल रहा था। यहाँ पे भारतीय ज्ञान विज्ञान पे आ गए ये। और शिक्षक क्या होंगे? स्वाभाविक है, अब इन्हें तो पता नहीं है हमारे ज्ञान विज्ञान के बारे में, तो शिक्षक भी भारतीय रखने पड़ेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास से आशय राष्ट्र के विकास से लिया जाएगा। शिक्षा का माध्यम क्या होगा? वर्नाकुलर भाषा तथा अंग्रेजी की अनिवार्यता, अनिवार्य शिक्षा पर बल। वर्नाकुलर तो रखेंगे, लेकिन अनिवार्य में अंग्रेजी नहीं छोड़ पा रहे हैं। पाश्चात्य साहित्य की भी अच्छी बातों को सम्मिलित किया जाए। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित बालकों को शिक्षा दी जाए। ये भी चल रहा है, जैन धर्म में इसकी बात हुई थी सबसे पहले, बौद्ध धर्म में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की बात पढ़ी थी हमने। बौद्ध धर्म में बालकों को जब उपदेश दिए जा रहे थे, याद है? याद है या नहीं है? मैम प्राइमरी जो सबसे स्टार्टिंग में दिया जाता था वहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर भी दिया जाता था। हाँ, ये समितियां हो गई यहाँ तक की। इतना समझ में आया सभी को? क्लियर है यहाँ तक का?